नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की सामाजिक विषय का अध्याय 3, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। हम इस अध्याय में ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारे धरती पर क्या क्या बदलाव हो रहा है। तो देखिए, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित हैं, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। इस डायग्राम से हम पता करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पहली गति देखो, अंतर्जनित बल। इस अंतर्जनित बल से दो बल प्राप्त होते हैं। एक आकस्मिक बल, आकस्मिक बल पर भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी फट सकती या भूस्खलन हो सकता है। दूसरा है पटल विरूपण बल, जैसे पर्वत निर्माणकारी बल होता है। उसके बाद है बहिर्जनित बल, इससे अपरदन और निक्षेपण होता है, जैसे नदी या बहता जल, हवा चलना, समुद्री तरंग और हिमनद। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। देखिए, ज्वालामुखी का एक डायग्राम दिखाया गया है। देखिए, इस ज्वालामुखी में क्या होता है कि जो ये लाल कलर में जो ये निकल रहा है, ये जो लाल कलर में है ये लावा है। क्या है? लावा। और जहाँ से ये बाहर निकल रहा है इसे कहते हैं निकास, और जहाँ से ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं क्रेटर। और जो भी बाहर निकल जाता है गैस या राख, उसे गैस या राख कहते हैं। अब देखिए, इस नीचे वाली भूमि को कहते हैं मेंटल, बीच वाले को कहते हैं परपटी। क्या कहते हैं? परपटी। अब देखिए, जो ज्वालामुखी के अंदर अंदर जो आग बबूला होता है उसे कहा जाता है मैग्मा। क्या कहा जाता है? मैग्मा। और जब ये बाहर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं। चीज़ एक ही है, लेकिन अंदर है तो उसे मैग्मा कहेंगे, बाहर निकल जाते हैं तो उसे लावा कहते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। नेक्स्ट पढ़ेंगे मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं
अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। इसके बाद विसर्गों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्ग लूप के सिर निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्तरी तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैली से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनसे केवल सतही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन सतह को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेप कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है हिमनद के कार्य। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की ओर कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के कारण या हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन, अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप शतरक के आकार के सेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्य शतरक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती हैं, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती हैं। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा यह पार्ट कंप्लीट हुआ। हम जल्दी नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।